शरणागत हिंदी साहित्यकार वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित एक अत्यंत मार्मिक और मानवतावादी कहानी है। यह कथा मानवीय संवेदना, अतिथि देवो भव और शरण में आए व्यक्ति की रक्षा जैसे भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित है। यह कहानी रज्जब नाम के एक कसाई के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी बीमार पत्नी के साथ अपने गांव के लिए जा रहा था और रास्ते में शाम होने के कारण वह एक ठाकुर से शरण मांगता है। ठाकुर उसको शरण देता है और अगले दिन जब वह चल जाता है तो रास्ते में उसको कुछ डाकू लूटने के लिए आ जाते हैं। तो वहाँ पर डाकू का सरदार उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं कसाई हूँ। तो वह उसको पहचान गया और उसने कहा कि इसे जाने दो, यह मेरा शरणागत है। तो दोस्तों, अब पूरी कहानी सुनिए। रज्जब अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी और गांठ में 200-300 की बड़ी रकम। मार्ग बिगड़ था और सुनसान। ललितपुर काफ़ी दूर था। बसेरा कहीं न कहीं लेना ही था, इसलिए उसने मणपुर नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी स्त्री को बुखार हो आया था। रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज़्यादा पड़ता था, इसलिए रज्जब ने उस रात आराम कर लेना ही उचित समझा। परंतु ठहरता कहाँ, जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाले थी, पैजामा पहने थी। इसके सिवा गांव के लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव के बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य ढोर खरीद कर ले जा चुका था। अपने जानकारों से उसने रात भर के बसेरे लायक स्थान की याचना की, मगर किसी ने भी मंजूर न किया। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोते हुए थे। गांठ में हल बैल कुछ भी न था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल की पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा सा मकान था। सामत का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। ठाकुर पोर में बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊ जी, एक विनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, क्या? रज्जब बोला, मैं दूर से आ रहा हूँ, थका हुआ हूँ। मेरी औरत को जोर से बुखार आ गया है। जाड़े में बाहर रहने से न जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ की जगह दे दी जाए। ठाकुर ने प्रश्न किया, कौन लोग हो? हूँ तो कसाई, रज्जब ने सीधा उत्तर दिया। ठाकुर की बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है यह किसका घर है? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? रज्जब ने आशा भरे स्वर में कहा, यह राजा का घर है, इसीलिए शरण में आया हूँ। तुरंत ठाकुर की आंखों से कठोरता गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पैसे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम लिए हो? हाँ सरकार, रज्जब ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तमाकू अपनी चिलम में पी लो। अपनी औरत को भी भीतर कर लो। हमारी पोर के एक कोने में पड़े रहना। जब वे दोनों भीतर आ गए, ठाकुर ने पूछा, तुम कब यहाँ से उठकर चले जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज, खाने के लिए रोटियां बांधे हूँ, इसीलिए पकाने की जरूरत न पड़ेगी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, रज्जब। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रज्जब ने स्थान का नाम बतलाया। वहाँ किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए गया था सरकार। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है। क्या करूं, पेट के लिए करना ही पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किए हैं वही करना पड़ता है। कुछ नफा हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे भी बढ़कर। रज्जब ने जवाब दिया, महाराज, पेट के लायक कुछ मिल गया है।
रज्जब एक क्षण बाद बोला, बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफ़ी देर गए। कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बुलाया। फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर निकल आया। आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊ जी, आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का समय बैठा है। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? हाँ, आगंतुक बोला, एक कसाई रुपए की पोटली बांधे इसी ओर आया है, परंतु हम लोग जरा देर में पहुंचे, वह खिसक गया, कल देखेंगे। ठाकुर ने घृणाचोषक शब्द में कहा, कसाई का पैसा न छुएंगे। क्यों? मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है, हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर का बाहर टाल दिया। सवेरा हो गया, परंतु रज्जब न जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं, गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पोर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेगा, तुम बाहर जाओ इसी समय। रज्जब ने बहुत विनती की, परंतु ठाकुर न माना। उसे आशा थी कि आज पहर में पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया। मुश्किल से एक मजदूर किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया। वह जाड़े के मारे थर थर कांप रही थी। इतनी की रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की न पड़ी। चलने में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया जब तक उस बेचारी की कम से कम कपकपी बंद न हो जाए। घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया। रज्जब ने पत्नी को गाड़ी में डाला और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे जल्दी करने के लिए कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चलेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं तो घर जाता हूँ। रज्जब ने दांत पीसे। कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर कहने लगा, भाई, आफत सबके ऊपर आती है। मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई। उसको टस से मस न होता देखकर रज्जब ने और पैसे दिए, तब उसने गाड़ी हाँकी। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव कोई पास में न था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल का फिर पैसा मांग उठना। कैसे मांग उठूंगा? किराया ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूंगा? जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा, ललितपुर होता तो बतला देता। क्या बतला देते? क्या सैंतमैत गाड़ी में बैठना चाहते थे? क्यों बे, रुपए लेकर भी सैंतमैत का बैठना कहता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है, अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो यहीं छुरी से काट कर फेंक दूंगा। रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा। अंधेरा हो चुका था, चारों ओर सुनसान था। आसपास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला और अब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी कांप गई। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी, बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने न देख रहा था, इसलिए जरा अकड़कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बे, सो गया क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई टुकड़ी में से किसी के कठोर कंठ से निकला, खबरदार जो आगे बढ़ा।
रज्जब ने सामने देखा, 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांधकर न जाने कहाँ से आ गए हैं। तुरंत ही उनमें से एक ने बैलों की जुआरी पर एक लठ पटका और दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ, बोला, मालिक, मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं। यह कौन है? एक ने गरज कर पूछा। गाड़ीवान की घिग्गी बन गई, कोई उत्तर न दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उनमें से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसको पकड़ लिया। तब उसका मुंह खुला, बोला, महाराज, मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ, गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं। और यह कौन है, बतला, कुछ लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई। रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारी थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बतलाओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत जोर से कराई। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी से कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। उसने न माना, बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर करो। दाऊ जी, यदि ऐसे न माने तो कुछ और उपाय करो। छोड़ना ही पड़ेगा, उसने कहा, इस पर हाथ नहीं पसारेंगे और न पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने से? दाऊ जी, आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूँ। और तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर जाओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। हो मेरी बला से, गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया। नीचे खड़े हुए व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किए देता हूँ, वह मेरी शरण आया था। गाड़ी वाला लठैत झकसी मारकर नीचे उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसों की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने क्षुब्ध स्वर में कहा, दाऊ जी, आगे कभी आपके साथ न आऊंगा। दाऊ जी ने कहा, न आना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात की गांठ बांध लेना। तो दोस्तों, इस प्रकार जिस ठाकुर ने रज्जब को शरण दी थी, उसने उसको वहाँ से जाने दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना किसी और आगे सुधार की आवश्यकता है, और लाइक करना। धन्यवाद।